हेलो एंड वेलकम टू ऑल। सबका स्वागत है आस्था आईएएस में। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द साइंस का पीटी। ठीक है, उसके लिए जीएस पार्ट रहेगा। और जो पूर्व परिचित हैं उनको मालूम है कि इस बार जो बीपीएससी का पेपर आया था, जितना करवाया गया था सारा मटेरियल वही था साइंस पार्ट में। जो कुछ पुराने लोग हैं इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। और टुडेज ऑफ बिगिनिंग फॉर द क्लास, मैं तो आपको फिर से एक बार करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जो बताया जाए उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इससे बाहर मटेरियल नहीं आएगा। ठीक है, पीटी का जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस का, अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा तो आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलेंगे। और दूसरी बात कि ये मत सोचना कि आज समझ आ गया, बहुत आसान पार्ट है साइंस का, चल 2 दिन बाद देख लेंगे, 4 दिन बाद रिवाइज कर लेंगे, तो ये गलती मत करना। आज अगर शुरू हुआ है, आज घर जाकर उसको रिवीजन में लीजिएगा। और पर डे अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और उसके कुछ टाइम के बाद यू जस्ट स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट। कुछ जैसे अपनी आप कुछ बुक्स अवेलेबल हों उसको आप शुरू कर दीजिएगा साइंस का पार्ट लेने, तो यू विल फाइंड दैट यू विल गेट द कॉन्फिडेंस बूस्टअप, अपने आप होने लग जाएगा। क्योंकि जो जो आप वहाँ पे करते जाओगे तो आपको क्वेश्चन अपने आप करते जाएंगे, अपने आप लगेगा हाँ मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। तो यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। तो हल्के मत लीजिएगा। और साइंस होती बहुत आसान है और डिफिकल्ट भी होती है, दोनों चीजें हैं। आसान सिर्फ उनके लिए है जो रोज रिवीजन करेंगे, और डिफिकल्ट उनके लिए हो जाएगी जो आज काम कल पे छोड़ेंगे। और आपको मालूम है जो ये सोचता है आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों, क्योंकि जिंदगी यूं ही निकल जाएगी, आजकल करते करते उस टाइम नहीं आ पाएगा उसका। तो प्रण कर लें कि मुझको डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि इस बार मुझे या बीपीएससी का जो क्लियर करना है और नेक्स्ट ईयर मुझे कुछ और अपना अचीवमेंट करना है। तो अपना टारगेट सेट करते जाएंगे तो आप जिंदगी में जो अपने टारगेट्स उनको अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर वो सोचे नहीं यार इस बार नहीं, अगली बार देखना, अगली तो उसको अगली बार देख लेंगे, तो ऐसे में फिर जिंदगी रुक जाएगी। तो आज प्रण करें कि मुझको ये बीपीएससी पीटी क्लियर करना है और उसके बाद मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी है आगे नेक्स्ट के लिए। और साइंस बहुत आसान रहेगी और जो जो डिस्कस किया जाए उसको कीजिएगा। और अब ज़्यादा समय न लेते हुए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द साइंस में। और साइंस का जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है जीएस पार्ट में। सबसे पहले बायो, क्योंकि आपको मालूम है काफ़ी स्कोरिंग पार्ट है। ठीक है, ये बात हो रहा है कि सर बायो के भी 10 क्वेश्चन थे, फिजिक्स भी 10 थे और केमिस्ट्री भी 10 करके दे दी थी उन्होंने। ठीक है, लेकिन अधिकतर केसेस में जो है बायो ज़्यादा रहती है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बायो। बायो में जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा काफ़ी स्कोरिंग है। ठीक है, बायो में जो जीव विज्ञान, इसको हम शुरू करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक ले रहे हैं शुरू में। एट द बिगिनिंग वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस विद सेल, यानी कोशिकाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक शुरू से करेंगे, बेसिक इकाई है ये। अब वो क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में रहता है कि कोशिका क्या है। ठीक है, राइट। अब सबसे पहले कोशिकाओं को समझें, कोशिकाएं क्या होती है। यू हैव एनी आइडिया? किसी को पता है कुछ कोशिका के बारे में? हाँ जी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। ओके, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, एनीथिंग एल्स? कोई और कोई प्रकाश डालना चाहिए इस बात पे? है बेसिक स्ट्रक्चर, सारी चीजें सेल से मिलकर बनी हैं। ओके, हाँ जी, यस, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अच्छा, गुड, अच्छे सुझाव आ रहे हैं। हाँ जी, फिर से बोलो, कौन बोला? स्मॉलेस्ट। अब कितनी अच्छी बात है कि आंसर सबने दिए और सभी के आंसर सही हैं। लेकिन कब सही होंगे? जब इन सब के आंसर को मिला दोगे। समझ पा रहे हैं? यानी अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो ये सारे के सारे एक साथ बैठे हो और अपना अपना दिमाग लड़ा के उसका आंसर निकालेंगे, तब आपका आंसर सही जाएगा। यानी एक पॉइंट एक बंदे का सही है, दूसरा पॉइंट दूसरे का सही है, तीसरा पॉइंट तीसरे का सही है। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे ऐसा नहीं होगा, सबको अपना अपना पेपर सेट करना है। ठीक है, तो आंसर जो दिए हैं बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन अप टू द मार्क नहीं है। तो अगर हम देखें कोशिका होती क्या है, तो कोशिका जो है यह जीवन की मूलभूत, ठीक है, जो कि एक बंदे ने बोला सूक्ष्म
संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। अब आप देखो सबकी इकाई आ गई है, यानी इट इज अ फंडामेंटल, माइक्रोस्कोपिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। गॉट इट? दिस इज अ एप्रोप्रिएट डेफिनेशन फॉर द सेल। इसलिए मैंने आपको बोला कि आंसर सबने अच्छे दिए, लेकिन सबको मिली जुली सरकार थी, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको प्रॉपर वे में दिखना समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो इसी पॉइंट को अलग अलग लिख देगा, चॉइसेस बना देगा। जैसे चॉइस ए इज अ फंडामेंटल माइक्रोस्कोपिक, चॉइस बी इज अ स्ट्रक्चरल, चॉइस सी इज अ फंक्शनल। अब क्या करोगे? और नीचे डी बना देगा ऑल द अबव, तो आपका आंसर कहां जाएगा? सीधी सी बात है। क्योंकि अगर आप अधूरे में अटक जाओगे, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आप कहीं गलत मार्किंग करके आ जाओगे तो बहुत मामला फंस जाता है। और आपको मालूम, एक क्वेश्चन के ऊपर नीचे होते ही आपका वेटेज कहीं का कहीं निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप मेरिट में कहां थे और कहां पहुंचते गए, एक एक नंबर से ऊपर नीचे होते जाओगे। तो साइंस में या कोई भी सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर एग्जामिनर जान करके कुछ क्वेश्चन ऐसे निकालता है जो सिर्फ और सिर्फ वही लोग अटेम्प्ट करते हैं जिनका बेसिक स्ट्रांग होता है। और सेल कोई आपने हायर स्टडीज में नहीं पढ़ा, सेल आपने 9-10 में पढ़ा है, 6-7 में पढ़ा हुआ है सेल को, कोई अलग से कोई अनोखी कहानी नहीं है इसके अंदर, बेसिक ही है ये। लेकिन इसी बेसिक पे लोगों को पसीने आ जाते हैं, ठीक है। कोई ये नहीं ग्रेजुएशन लेवल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। लेकिन वो चॉइस ऐसी क्रिएट कर देगा कि आपको चॉइस ए भी बढ़िया लगेगी, बी भी अच्छी लगेगी, सी भी अच्छी लगेगी, करेंगे क्या फिर आप? तो इसलिए मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि ढंग से क्वेश्चन समझिएगा और ढंग से यहां भी समझिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आई अप्रिशिएट यू जस्ट आस्क द क्वेश्चन, पूछो, ठीक है। तो अच्छा रहता है क्योंकि उसे 2 वे ट्रैफिक होना चाहिए, अदरवाइज डेडलॉक हो जाएगा, 1 वे ट्रैफिक चलेगा तो मजा नहीं आता उस चीज का। तो क्वेश्चन जनरेट करो, क्वेश्चन निकालो और डिस्कस करो, ठीक है। बस अपना टारगेट बना के चलो लाइफ में कि मुझे ये करना है और तेरे टाइम के अंदर मुझे करना है, फिर हो जाएगा सब कुछ। चलिए, तो हमने यहां पे समझा माइक्रोस्कोपिक, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, सब इसके फीचर्स हैं। बट हाउ कैन वी से दैट? या तो हम रट्टा मार के चले जाएं, ये चीजें हो गई, ऐसे नहीं होता रट्टा, क्योंकि साइंस हमेशा लॉजिकल चलती है। और अगर आप लॉजिकली क्वेश्चन को समझोगे, आपको कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। सबसे अनोखी चीज है साइंस में, रट्टा मारोगे वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन आपका माइंड से सारा स्किप ऑफ हो जाए, फिर दोबारा से नए तरीके से मेहनत करोगे एग्जाम की। तो अगर आपने लॉजिकली चीजों को समझा होगा, आपने एक बार ढंग से समझ गए, तो उसको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। करके देखना एक्सपेरिमेंट। अब हम समझेंगे कैसे। देखिए, आपने देखा होगा, इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ पक्का हाउस, आपने देखा होगा कि अगर आप कल्पना करें कि एक घर का निर्माण करना चाहते हैं, तो व्हाट इज द प्राइम रिक्वायरमेंट? क्या चाहिए आपको? मूलभूत रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? हाँ जी, अच्छा, सैंड सीमेंट तो चाहिए वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको ईंट चाहिए, ठीक है। विदाउट, हाँ जी, नहीं लेबर तो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर बेचारा आदमी गरीब हो ना, वो बेचारा ईंट वींट मिल जाए, खुद ही रख रुक के बैठ जाता है, उसको लेबर नहीं चाहिए होती। अब चाहिए तो बहुत कुछ है, लेकिन प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है? प्राइम रिक्वायरमेंट, ठीक है, कल्पना हम तभी करते हैं, ठीक है, जमीन भी पुश्तैनी मिल जाती, सबको मिल जाती है, लेकिन प्राइम रिक्वायरमेंट उसकी क्या बनती है? तो बिना ईंट के नहीं सोच सकता। तो जैसे घर की कल्पना बिना ईंट के नहीं कर सकते, वैसे ही किसी जीवन की या शरीर की कल्पना आप बिना सेल के नहीं कर सकते। तो सेल इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, पहली चीज को समझेंगे, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद ईंट रोड़ी बदरपुर, ये तो बात का कंसेप्ट है, पहले ईंट चाहिए आपको, समझ के बात को। पहली चीज, एक बार इसको नोट डाउन कर, फिर इसको आगे बढ़ेंगे। एक बार इसको लिख लीजिए, हो गया, हटा दें। तो इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, हम कैसे, हाउ। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम इसको कह रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो सेल्स होती हैं, व्हेन दे कंबाइंस टुगेदर, यानी
ये जो कोशिकाएं हैं जब ये आपस में मिलती हैं, ठीक है, जब ये कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कौन सी कोशिका, आप यहां भी एग्जामिनर को बेटर हो जाएगा, डिटेल में जाएगा, विच ऑरिजिन, विच हैव, जी, तो विच हैव सिमिलर ऑरिजिन, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी जिसकी उत्पत्ति समान रूप से हो। ठीक है, ऐसी सेल जब आपस में मिलती हैं और मिलकर विशेष कार्य करती हैं, विशेष कार्य, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, देन दे मेक अ टिश्यू। ठीक है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, यानी ऐसी सेल जो आपस में मिलती हैं और मिल करके जो विशेष कार्य करती हैं, तब निर्माण किसका होगा, उत्तक का। ठीक है, और हमने यहां डिस्कस किया विच हैव द सिमिलर ओरिजिन। सिमिलर ओरिजिन से क्या तात्पर्य है, बेसिकली एट द टाइम ऑफ फीटस डेवलपमेंट, जब आपको मालूम है, क्वेश्चन का एग्जाम में आया हुआ है कि ऑल द लाइफ बिगिंस फ्रॉम अ सिंगल सेल, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सेल, यानी सभी जीवों का जीवन एक कोशिका से आरंभ होता है, और उस कोशिका को क्या कहते हैं, जी, जाइगोट, यानी सभी जीवों का जीवन एक कोशिका से आरंभ हुआ है, यानी जब मेल फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर देन दे प्रोड्यूस जाइगोट, यानी युग्मज बनाते हैं। ठीक है, और यही युग्मज जो है आगे लगातार कोशिका विभाजन में जाएंगे, और कोशिका विभाजन के बाद एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है 3 परतों का निर्माण करेगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, बाहरी भित्ति, मध्य भित्ति और अंतः भित्ति। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिमिलर ओरिजिन, इसका मतलब यह है कि अगर सेल जो है एक्टोडर्म की है तो सारी सेल एक्टोडर्म से ही बिलोंग होनी चाहिए, अगर मेसो से है तो सारी सेल मेसो से। तो ऐसी सेल जो कि ओरिजिन जिनका समान हो, जब ये आपस में मिलेंगी तब निर्माण होगा किसका, टिश्यू का। समझ की बात को, क्लियर है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज जो समझ में आपको आनी चाहिए वो क्या है, उनका सिमिलर ओरिजिन है। ये भी एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। कई बार तो सिंपल सा क्वेश्चन देगा कि सेल्स कंबाइंस टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस नोन एज, तो आंसर गोस टू टिश्यू, सिंपली। बट अगर वो ऐड कर देता है नेक्स्ट चीज कि कोशिकाएं इनकी उत्पत्ति समान रूप से होती हैं या डिफरेंट ओरिजिन से होती हैं, तो यहाँ पे दिक्कत बंदों को आ सकती है। समझ के बात को, ये बहुत पेचीदा पॉइंट है। उसके बाद क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू बना हमारा। ठीक है, तो टिश्यू जस्ट लाइक, जैसे आपने देखा एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखते चाहिए तो क्या बन जाती है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, दीवार बनती है। ठीक है, और एक घर बनाने के लिए कितनी दीवारें चाहिए, 4, सिंपल। तो जैसे 4 दीवारें घर बनाने के लिए चाहिए, वैसे उत्तक भी 4 होते हैं एनिमल्स में। तो यानी यहां जो एनिमल टिश्यूज हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट जाएगा, कौन सा, ये 4 तरह के होंगे। वन इज एपिथेलियम, जिसको कहेंगे अस्तरीय उत्तक, देन कनेक्टिव विच इज संयोजी, देन मस्क्यूलर पेशीय, एंड फाइनली नर्व यानी तंत्रिका। नाउ यू सी वी हैव 4 काइंड्स ऑफ टिश्यू, और जैसे 4 दीवारें होती हैं तो जैसे एनिमल टिश्यू भी 4 प्रकार के हैं। प्लांट टिश्यूज अलग होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक समझने के लिए आप याद रखें कि घर में 4 दीवारें, वैसे किसी जीव का शरीर बनने के लिए भी 4 उत्तक चाहिए। ठीक है, गॉट इट। अब ये जो टिश्यूज हैं जब ये आपस में कंबाइन होते हैं और मिलकर विशेष कार्य करें, मिलकर विशेष कार्य यानी परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, तो क्या बनेगा, वेरी गुड, देन दे मेक अ ऑर्गन यानी अंग। मिलकर के इन्होंने क्या बनाया, अंग। गॉट इट, राइट। तो हमने यहां समझा जब कोशिकाएं मिली तो बना टिश्यू, और जब टिश्यूज बहुत सारे मिले
और बहुत सारे में कौन, चार, चार टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तब बनेगा ऑर्गन, अंग, यानी घर बन गया। चार दीवारें टिश्यू हो गया और घर क्या हो गया, ऑर्गन हो गया। जस्ट इमेजिन करते हैं, ठीक है जी, डन, समझ आ रहा है सबको। अब आप देखो, अच्छे क्वेश्चन और आया हुआ है टिश्यू के ऊपर, स्टडी ऑफ टिश्यू इज वेरी गुड, हिस्टोलॉजी यानी उत्तक विज्ञान। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या लगेगा, उत्तक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी। हिंदी वाले चाहें तो लिख लें क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं है। तो उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द हिस्टोलॉजी। या कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा, हैं जी, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी भी हम कह सकते हैं। तो उत्तकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज क्या कहेंगे, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, राइट। अब आप देखो यहां पर ऑर्गन बन गया। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ द ऑर्गन, किसी अंग का उदाहरण आपकी नजर में हो। हाँ जी, हार्ट, किडनी, स्टमक, अच्छा, सीधे अंदर उतर के बाहर भी कुछ होगा। हाँ बिल्कुल, मतलब सीधा जो चीज दिख रही है पहले उसकी बात करें, सीधा अंदर उतर गए अपने, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल क्या है, पहले हम बाहर के अंगों की बात करें, जैसे इन्होंने बोला हाथ पैर होते हैं सब, व्हाट इज दिस, सब हमारे अंग हैं, ठीक है। हाँ उसके बाद अंदर जाएंगे, पहले बाहर रहेंगे। तो अब आप देखो बाहरी अंगों की बात करें, सबसे पहले हम हाथ की बात करते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल, हाथ भी हमारा ऑर्गन है। अब ये हाथ जो है इट इज मेड अप ऑफ सेल, नहीं टिश्यू। सेल तो हो चुके, सेल से हम आगे बढ़ चुके, टिश्यू हो गया, लेकिन चारों टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट है। हाउ कैन यू से दैट। अब हम मान के चलें जो हाथ है, हाथ के ऊपर क्या हमारी स्किन, डेफिनेटली। तो स्किन इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम सेल, एपिथेलियम टिश्यू। एपी मतलब ऊपरी, थीलियम इज लेयर, गॉट इट। एपिथेलियम जो होता है लेयर फॉर्मिंग टिश्यू है, शरीर के परत निर्माण बनाने वाले अंग है ये, ठीक है। तो ये ऊपर है पूरा का पूरा, स्किन किसका बना हुआ, हमारा एपिथेलियम, इसलिए हम इसको क्या बोला, अस्तरीय स्तर का लेयर बनाया, ठीक है। उसके बाद हाथ को अगर हम थोड़ा प्रेस करते हैं, वी फील दैट फ्लैशी स्ट्रक्चर, व्हाट इज दिस, मसल्स। हाथ में पेशियां हैं, तो मस्कुलर टिश्यू इज अ सेकंड टिश्यू प्रेजेंट इसके अंदर। और हाथ को थोड़ा और ज्यादा प्रेस करें, यू फील दैट हार्डनेस होता है, हड्डियां है ना। तो हड्डियां किसकी बनी है, इसको कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हड्डियां इंटरनली जो है हमारी बॉडी को जोड़ रही हैं आपस में। तो एक हड्डी दूसरी हड्डी जुड़ी हुई है, व्हाट इज दिस, कनेक्शन हो रहा है आपस में। सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। समझ गए। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित कौन सा संयोजी उत्तक का उदाहरण है, अगर हड्डी लिखा हुआ इसके अंदर आपका आंसर हड्डी पे जाएगा। समझ गए बात को, राइट। उसके बाद आपने देखा होगा हाथ कट जाता है तो ब्लीडिंग होती है, ऑफ कोर्स। और ब्लीडिंग यानी ब्लड अगेन इज एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि निम्नलिखित कौन सा तरल संयोजी उत्तक है, निम्नलिखित कौन सा तरल संयोजी उत्तक है, तो कौन होगा, ब्लड होगा, ठीक है। तो ब्लड हमारा तरल संयोजी उत्तक हो गया, राइट। और क्यों, क्योंकि पूरा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है और एक भाग के मटेरियल को दूसरे दे रहा है, दूसरे का मटेरियल तीसरे को दे रहा है, तो क्या होगा, कनेक्शन कर आपस में। तो ब्लड भी उदाहरण हो गया। उसके बाद कोई अगर मैं टच करता है, वी गेट द इमीडिएट सेंसेशन, मिलती है। तो इमीडिएट सेंसेशन कहां से मिलेगा हमें, न्यूरॉन, नर्व फाइबर, ठीक है। तो नर्व फाइबर एकदम से सब कुछ टच करता है, उसका स्टिमुलाई उसको ले करके एकदम से हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और वी गेट द सेंसेशन। तो न्यूरॉन या नर्व फाइबर जस्ट लाइक द वायर। अब जैसे यहां से हमने बटन ऑन किया, आपका टीवी ऑन हो गया, फैन ऑन हो गया, लेकिन आपको देखेंगे कि वो तो दिखाई नहीं दे रही वायर। अब कई बार देखो घर में छोटा बच्चा जो है वो 12 स्विचों को ऑन ऑफ करता रहता है, वहां से फैन टीवी ऑन करता है, बड़ा हैरान होता है कि बटन यहां से दबाए वहां से टीवी कैसे ऑन हो गया। लेकिन बीइंग एल्डर यू नो दैट कि देयर इज अ अंडरग्राउंड वायरिंग, ठीक है। वैसे ही हमारे शरीर में भी अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, लंबी लंबी फाइबर्स होते हैं। न्यूरॉन इज अ लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, सबसे लंबी जंतु तंत्रिका कौन है, तंत्रिका, न्यूरॉन 1 से 1.5 फीट तक लंबी हो सकती है। तो आप सोचो इतनी लंबी वायर है ये, और ये आपस में जुड़ी हुई हैं, पाँव की हील्स लेके ब्रेन तक कॉन्टिन्यूटी बनाती हैं आपस में। तो जैसे कोई हमें
टच करता है या कुछ भी होता है तो उसका सेंसेशन, क्योंकि बाहर की वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, करंट होगा, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ करंट, मालूम है? इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा वहां पे फ्लो हो रही है, लेकिन हमारे अंदर विद्युत धारा का नहीं है कंसेप्ट, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो हम हमेशा के लिए प्रवाहित चले जाएंगे। हमारे अंदर क्या फ्लो होगा, स्टिमुलाई, आवेग, ठीक है, जो कि सोडियम पोटेशियम आयन के द्वारा होगा। तो हमारे अंदर अलग सिस्टम चल रहा है, लेकिन दोनों का मतलब क्या है कि आपके पास सेंसेशन जाना चाहिए, वहां पे जाता है सर्किट के अंदर, और हमारे अंदर क्या होगा, न्यूरॉन के अंदर। समझ के बात को, क्लियर है? तो ये चारों उत्तक प्रेजेंट है, और हाथ से क्या करती हैं, चीज को पकड़ना या मूवमेंट कराना या किसी को लगाना हाथ का काम है, लेकिन कब, जब चारों उत्तक मिले। समझ पा रहे बात को? तो चारों उत्तक मिलकर विशेष कार्य करते तो क्या बन गया, अंग बन गया। ऐसे ही अगर कोई और एग्जांपल देखें, कोई और एग्जांपल, जैसे टंग मान लेते हैं, जीभ छोटी सी है, 2 से 3 इंच की, खतरनाक बहुत है, बड़े बड़े काम करवाती है, फूल माला भी डलवाती है, जूते भी, ठीक है, आप समझते हैं। कंट्रोल में हो तो सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो घर में भी कोई नहीं पूछता फिर तो। और कहीं बाहर जाके कुछ आपने आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि बाहर खाने पीने में कर दिया तो भुगतान कौन करता है, पेट को करना पड़ता है। यानी हमेशा कंट्रोल में रहे, सुखी रहता आदमी। अब ये जीभ के अंदर भी देखो, साथ ये चारों तक मिलेंगे, कैसे? क्योंकि जीभ की जो ऊपरी परत होती है इज मेड अप ऑफ स्क्यूमस एपिथेलियम, एपिथेलियम का ही एक टाइप है ये, ठीक है। तो जीभ के ऊपरी जो परत है वो स्क्यूमस एपिथेलियम की है, और आपको मालूम है कभी कभी आवरण उतर जाता है, व्हेन, है ना, कुछ आपने देखा कुछ गर्म चीज खा ली, कुछ हुआ तो व्हाट इज दिस, तो इसकी लेयर उतर जाती है, और जब लेयर उतर जाएगी तो वी कैन नॉट टेक द स्पाइसी फूड, नहीं ले पाते, या कई बार ओरल सोर, मुंह में छाले हो जाते हैं। तो व्हाट हैपेंड, एपिथेलियम जो स्क्यूमस एपिथेलियम वो इरोड हो जाती है, उसके बाद आपको बहुत मिर्ची मिर्ची महसूस होगी, होता ही सब। तो स्क्यूमस एपिथेलियम से परत बनी है, उसके बाद कोई जीभ को देखें, हड्डियां नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या, मसल्स, तो सेकंड टिश्यू कौन सा हो गया, मसल टिश्यू, राइट। अब जीभ कट जाती है तो क्या होती है, ब्लीडिंग, तो ब्लड किसका एग्जांपल हो गया, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, यानी ब्लड भी प्रेजेंट है इसके बाद, गॉट इट। उसके बाद जीभ से हम क्या लेते हैं, स्वाद लेते हैं, तो जितने भी सेंसेशंस मिलती हैं वो किसके कारण, न्यूरॉन, ठीक है, तो न्यूरॉन भी इसके अंदर अवेलेबल है। चारों टिश्यू फिर से प्रेजेंट है इसके अंदर, लेकिन चारों टिश्यू मिलकर काम क्या किया, जीभ से हम मालूम है क्या क्या करते हैं हम, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो सारे चारों उत्तक मिलके करेंगे। तो सिमिलर कंसेप्ट हमें इंटरनल ऑर्गन्स में भी है सब जगह। तो कहने का मतलब है कि ये सारे उत्तक चारों मिलते हैं तभी निर्माण होता है एक अंग का, राइट। और ऐसे ही जब अंग आपस में मिलते हैं और मिल करके विशेष कार्य करते हैं, ठीक है, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, देन दे मेक्स अ, क्या बनाएंगे, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है जी। सो व्हेन मेनी ऑर्गन्स कंबाइंस टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, देन दे मेक अ ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र बन गया, ठीक। अब अंग तंत्र, वी हैव लॉट्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम। जैसे हम बात करें पाचन तंत्र की, अब पाचन तंत्र जो है, जैसे स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, देन इसोफेगस, जिसको हम ग्रास नली भी कहते हैं, देन ओपन इनटू आमाशय, स्टमक, देन स्टमक ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ठीक है, देन छोटी आंत किसमें ओपन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत। अब ये सारे के सारे अंग जो हैं ये पार्ट हैं किसका, पाचन तंत्र का, और ये सारे अंग मिलकर विशेष काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, पाचन संबंधित कार्य। इसमें कोई अंग ऐसा नहीं जो भोजन को सूंघना शुरू कर दे या भोजन को देखना शुरू कर दे, ऐसा है कोई अंग? सबका काम क्या है, डाइजेशन। तो कहने का मतलब जब सारे अंग मिलकर एक स्पेसिफिक काम करते हैं तब क्या बनेगा, एक अंग तंत्र बनेगा। क्लियर है, क्लियर है। जैसे हम बोलते हैं किसी जगह सिस्टम, ये सिस्टम खराब है या सिस्टम बहुत अच्छा है, सिस्टम का मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का जो तंत्र है वो अच्छा है या बुरा है,
ठीक है, ये हमारे ऊपर, तो यानी उसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक काम नहीं कर रहा, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो सभी मिलकर के काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इट्स अ कलेक्टिव वर्क, तब हम बोलते हैं सिस्टम। हम कहते हैं हमारे देश का सिस्टम बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, जो भी हम बोलना चाहें, तो सिस्टम का मतलब क्या हो गया, उसमें एक व्यक्ति नहीं है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ये सिस्टम होता है हमारे अंदर, अगर हम बोले पाचन तंत्र, तो सारे पाचन से जुड़े हुए काम करेंगे। कोई डिफेंस सिस्टम तो डिफेंस से हुए, अगर हम कहें श्वसन तंत्र तो श्वसन से जुड़े हुए काम करेंगे। तो ये कहने का मतलब सभी अंग मिलकर जो विशेष काम करते हैं तब बनता है, क्या बनेगा, अंग तंत्र, ठीक है। और जब बहुत सारे अंग तंत्र मिलते हैं, सो मैनी ऑर्गन सिस्टम व्हेन दे वर्क टुगेदर, ठीक है, तो देन क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म, तब एक जीव बन गया, ठीक है। और यही जीव बाद में परिवार और देन उसका कम्युनिटी, फिर उसके बाद पूरी रेस वगैरह सब बनती है। कहने का मतलब है यह जीव कोई भी हो सकता है, चाहे प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, तो जीव जो है वो एक इंडिविजुअल इकाई है। जीव जैसे हम लोग हैं, दिखाई देते हैं, स्थूल हैं हम लोग, लेकिन हमारी उत्पत्ति किससे हुई है, सूक्ष्म से। अगर ये सूक्ष्म ना होता तो क्या स्थूल का हो सकता था लाइफ, आप हमें या हम आपको देख पाते हैं, तो यानी हम सबकी उत्पत्ति हुई किससे है, सूक्ष्म इकाई से, लेकिन अब बन के हम पूरा एक जीव बन चुके हैं, यानी हम लोगों एक दूसरे को देख पाते हैं क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं। समझ पा रहे हैं, यानी हम सबकी फंडामेंटल इकाई कौन हुई, सेल, और यानी हमारे अंदर सारे जो चीजें बन रही हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। हमने कहा कोशिका ने हमने भोजन किया, हमने भोजन किया, किसने किया, कोशिका ने किया। हमने डाइजेशन किया, हमने नहीं किया, किसने किया, सेल ने किया। समझ पा रहे हैं, तो जितने भी काम हो पा रहे हैं कौन कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या बोला इसको, सेल इज अ फंडामेंटल, माइक्रोस्कोपिक, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर, समझ आ गया, बहुत आसान चीज है, अगर ढंग से समझ लीजिए, इसके बाद आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस डेफिनेशन को, ये डेफिनेशन अपने बारे में पूरी क्लैरिटी देती है। डन, बढ़े आगे, नोट डाउन कर लें जिसको करना है, हो गया, हटा दें, इजी है, बहुत आसान है, आगे भी बहुत आसान मिलेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं सेल से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। सबसे पहले जो सेल है, सेल में इंपॉर्टेंट कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है डिस्कवरी ऑफ सेल से जुड़ा हुआ, यानी कोशिका का किसने की थी, वेरी गुड, रॉबर्ट हुक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में रहा है ये, ठीक है। तो कोशिका की खोज के लिए रॉबर्ट हुक का नाम आएगा। अब रॉबर्ट हुक जो है, अब पहली बात एक और याद रखिएगा, साइंस में कभी साल की बात मत करना, ठीक है, कौन से साल में डिस्कवरी हुई, कौन सी डेट थी, ठीक है, ये सिर्फ आपको इतिहास के लिए याद रखना है। साइंस में सिर्फ प्रैक्टिकल बात की जाती है कि आपने सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूशन दिया, कौन सा साल में दिया, कौन सा मुहूर्त था, कौन सा काल चल रहा था, कोई मतलब नहीं है, आपने क्या दिया वो मैटर करता है। तो इसलिए कभी भी ध्यान मत देना कौन से ईयर में खोज हुई, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रॉबर्ट हुक की अगर हम बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक के साथ कुछ और भी चीजें जुड़ती हैं, यानी रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म सेल। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में आया है, यानी कोशिका शब्द प्रतिपादित किया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका शब्द किसने दिया, किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, पहला कोशिका खोज किसने की, तो आंसर रॉबर्ट हुक, दूसरा कोशिका शब्द किसने दिया, तो भी आंसर रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रॉबर्ट हुक था, इसने ही सॉ डेड सेल, इसने मृत कोशिका को देखा, ठीक है।
अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसने मृत कोशिकाओं को देखा। जनरली होता क्या है, इससे क्या देखा, देखो इसने जो पेड़ की छाल होती है, द बार्क ऑफ द ट्री, ठीक है, उसके एक फाइन स्लाइस काटी, टुकड़ा काटा और उसको लेंस के नीचे रख के देखा। तो उसने क्या देखा, ही फाइंड अ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं उसको उसमें दिखाई दी। और मधुमक्खी के छत्ते में देखा होगा आपने, छोटे छोटे होल्स होते हैं, देखा होगा कभी मधुमक्खी छत्ता आपने, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो वैसे संरचनाएं थी। तो इसने अपनी भाषा में क्या दिया कि दिस इज नथिंग बट इट्स अ सेल, क्योंकि अंग्रेज और छोटे चैम्बर्स या पार्टीशंस होते हैं उनको सेल बोलते हैं, जेल का जो चैम्बर होता है उसको सेल बोलते हैं वो। तो ये जो सेल है इस बात में हिंदी में कोष्ठक कहलाया, और कोष्ठक से वर्ड कोशिका हो गया, ठीक है। तो कोशिका शब्द अगर कहें तो भी आंसर रॉबर्ट हुक पे जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, इसको एवी ल्यूवेनहॉक भी कहते हैं। तो ये पहला व्यक्ति जिसने जीवित कोशिका को देखा, ठीक है। तो ही सॉ द लिविंग सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसी कोशिकाओं देखा, तो लिविंग सेल को देखा। अमितेश कुमार एपिडर्मिस को देखा, ये मैं समझ नहीं पाया, आपने बोला अमितेश कुमार, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, पिंटू गुप्ता 1665। पिंटू मैंने आपको पहले बोला कि ईयर को मत देखिएगा। दूसरा, मरे हुए जब, क्या मैं समझ नहीं पा रहा क्या लिखा आपने, ये मरे हुए जिब पर, एक बार फिर से लिखिएगा पिंटू जी, मैं समझ नहीं पाया आपने क्या कहा इसमें। अमितेश कुमार, रॉबर्ट हुक ने प्लांट को एपिडर्मिस को देखा था, रॉबर्ट हुक ने प्लांट को एपिडर्मिस को देखा था। नहीं अमितेश जी, एपिडर्मिस तो पूरा एक टिश्यू हो गया ना। मैंने बोला बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की जो छाल होती है उसकी एक फाइन पतली सी झिल्ली ली, उससे मैं छोटा सा टुकड़ा लिया, ठीक है, राइट, उसको ले करके देखा, उसके अंदर उसको छोटे होल्स दिखाई दिए, उसको फिर तब बात बोली सेल के लिए। सर कौन से सूक्ष्मदर्शी से खोज किया था? पिंटू जी ध्यान से समझिएगा, उसमें सूक्ष्मदर्शी खोज में नहीं थे, उन्होंने हैंड लेंस, ठीक है, जो लेंस नहीं होते हैं जिससे आप किसी को देखा, कॉनकेव लेंस वगैरह जो होते हैं हमारे, उनके द्वारा उससे देखा, उसके क्योंकि माइक्रोस्कोप तो बाद में खोज में आए थे, ठीक है, तो क्रूड माइक्रोस्कोप टाइप का बना करके उसको अंदर लेंस फिट करके तब देखा था। आकांक्षा सिंह, जीवित कोशिका को देखा, उसका नाम रिपीट कीजिए। जीवित कोशिका को देखा जी, मैं उसका नाम बताने जा रहा हूं, आकांक्षा सिंह जी। तो अब हम बात करते हैं जीवित कोशिका कौन सी देखी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो लिविंग सेल जो देखा इसने, ब्लड सेल, इसके अलावा स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि कौन सी जीवित कोशिकाएं देखी थी इन्होंने, तो ये भी पता होना चाहिए, राइट, क्लियर, बढ़े आगे। इसके बाद एक और आइडिया लेके चलते हैं, इसके बाद एक और लेके चलते हैं आइडिया, रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यानी कोशिका में केंद्रक की खोज, कोशिका में केंद्रक की खोज। देन एक और पर्सन जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो, he states that Hominis cellula is cellula, ठीक है, ये अपनी ग्रीक का रहने वाला था, इसने अपनी भाषा में लिखा ओमिनिस सेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब है कि न्यू सेल्स जी अराइजेस फ्रॉम
तो न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। तो यानी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। सो अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या किस व्यक्ति ने कहा कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं? तो कौन था? रुडोल्फ विर्चो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। हु गिव्स अ स्टेटमेंट ओमनी सेलुला ए सेलुला, किसने दिया? तो सीधा नाम। या कई बार क्वेश्चन देते हैं ओमनी सेलुला ए सेलुला से तात्पर्य क्या है, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो इसका मतलब न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग। मतलब एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है या क्वेश्चन का फिर से सेंस निकाल सकता है, कोई चेंज कर सकता है। अगर आपको अच्छा समझ में आ गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर अधूरे में अटके हो तो आंसर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आसान चीजें, डिफिकल्टीज कुछ भी नहीं। आई होप सो समझ आ रहा है, आसान चीजें हैं। वैसे भी आप सब महान आत्माएं एक साथ धरती पर विराजमान हो, कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है। लेकिन हल्के में मत लीजिएगा, मैं फिर बार बार करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ। ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम बाद में होती है कि सर यूस्ट में तो बहुत समझ में आया, अब बाद में ना करते हैं तो थोड़ा सा चीजें समझ नहीं आया, कहाँ पूछे किससे पूछे, तो ये इश्यूज आते हैं। पर डे शुरू कर दो पढ़ना थोड़ा थोड़ा, है ना। वेट लिफ्टिंग करती ना, तो एकदम से वेट उठाओगे तो क्या होता है, होता है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा से अगर आप रोज वेट बढ़ाते जाए, रोज करते जाए प्रैक्टिस, तो एक दिन आप 1 क्विंटल वेट भी उठा लोगे। लेकिन आप पहले दिन जाते ही सोचे मैं जिम में जाते 1 क्विंटल उठा के देख लूं, क्या काम होगा? दोबारा किसी लायक नहीं बचोगे। तो इसलिए धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना पढ़ा गया उसको घर जाकर रिवाइज करो, अपने आप चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। राइट, बढ़े आगे। तो हमने यहां पर डिस्कस किया रुडोल्फ विर्चो के बारे में। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हटा दें, डन है। हाँ, बुक भी लिखा, जब जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं सारी बताता जाऊंगा, जो जो आपके लायक होगा मैं सारा बताते जाऊंगा, चिंता नहीं करो। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स भी बताऊंगा, आने वाले टाइम देखिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना मैटर ले लो। बढ़े आगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट रहेगा पुरकिंजे। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरकिंजे जो था, गिव टर्म प्रोटोप्लाज्म, या प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी हम कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म की खोज, राइट। नाउ व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक बार इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए प्रोटोप्लाज्म जो होता है, एक छोटा सा डायग्रामेटिक वे में समझें। जैसे सपोज दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, ये जीवाणु कोशिका है, ठीक है। एंड बैक्टीरियल सेल के अंदर एक लिक्विड फ्लो करता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है, एंड दिस लिक्विड इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। यहां पर ये प्रोटोप्लाज्म है, और बैक्टीरिया के अंदर ये क्रोमोसोम्स होता है सर्कुलर शेप का, गुणसूत्र है, ठीक है। नाउ यू सी कि सेल के अंदर जो पूरा लिक्विड फिलअप है, उस पूरे लिक्विड को हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी जैव द्रव्य, ठीक है। लेकिन ये किसके अंदर है? बैक्टीरिया के अंदर। एंड डू रिमेंबर, जो बैक्टीरिया है एक प्रकार की ये प्रोकैरियोटिक से कोशिका है, या आगे हम डिस्कस करेंगे इनको। असीम केंद्रीय कोशिका, ये एक प्रकार की असीम केंद्रीय कोशिका है, ठीक है, गॉट इट। जबकि इसकी थोड़ी हायर मॉडिफिकेशन सेल जो है, दिस इज अ एनिमल सेल, मान के चलें कि जंतु कोशिका है, और इसके अंदर अ वेल डिफाइनेड न्यूक्लियस यानी केंद्रक होगा।
अभी आ रहा हूं मैं, इसमें अभी पूरा बताता हूं, ठीक है, 2 मिनट रुको आप। नाउ दिस इज अ लिक्विड जो इसके अंदर प्रेजेंट है, इसको हम क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। और इसके अंदर लिक्विड जो प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रक द्रव्य। ठीक है, अब आपके सामने है लिक्विड वही है, लेकिन यहां पर लिक्विड के 2 हिस्से हो गए, साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य। इसका मतलब ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसके 2 पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म और दूसरा कौन हो गया? साइटोप्लाज्म। तो याद रखिएगा, जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलेंगे तब कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। और अगर प्रोटोप्लाज्म का अगर ये न्यूक्लियस अलग है स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर का लिक्विड कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाहर का लिक्विड कहलाएगा साइटोप्लाज्म। अब मान के लिए पूरा एक रूम हो गया, इस पूरे रूम को हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। और इसी रूम में अगर हम एक पार्टीशन बना देते हैं, मान के चलिए पार्टीशन बनी हुई है, ठीक है, तो ये आपका मान के न्यूक्लियस हो गया और इधर वाला क्या हो गया? क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। और अगर ये ना होता इसके अंदर तो पूरा हॉल हम क्या कहलाते? तो प्रोटोप्लाज्म कब है? जब न्यूक्लियस इसके अंदर ना अवेलेबल हो, और इट इज अ प्रिमिटिव कंडीशन। ये बहुत प्राचीन अवस्था है कोशिकाओं की, जब केंद्रक नहीं हुआ करता था, तो उस लिक्विड को हम क्या बोलते थे? प्रोटोप्लाज्म। समझ पा रहे हैं सब लोग? समझ पा रहे हैं? क्लियर है सबको? तो प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्म यानी ये प्राचीन जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर पाई जाने वाली स्टेट है किसकी? लिक्विड की। जब न्यूक्लियस नहीं हुआ करता था, तो अब न्यूक्लियस नहीं है तो लिक्विड सारा का सारा कहलाएगा आपका क्या? क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। लेकिन जब ये कोशिकाएं एडवांस हो गई, उसमें परमानेंट एक न्यूक्लियस बन गया, तो उस न्यूक्लियस का अंदर का लिक्विड कहलाएगा और बाहर का लिक्विड कहलाएगा सेल। तो इसका मतलब जब भी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म बोला जाता है, तो इसका मतलब सेल कौन सी वाली होगी? ये एडवांस सेल। क्या कहेंगे इसको? यूकैरियोटिक। तो ये अवस्था किसमें मिलेगी आपको? ससीम केंद्रीय कोशिकाएं। यूकैरियोटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक को हिंदी नाम क्या है? ससीम केंद्रीय। यानी 2 तरह की कोशिकाएं, एक होगी असीम और एक हो गई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और तुक्का लगाने के लिए प्रो से प्रोटोप्लाज्म, ऐसे याद रख लेना। यानी प्रोकैरियोटिक में क्या मिलेगा? प्रोटोप्लाज्म। बहुत आसान तरीका है। तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि प्रोटोप्लाज्म अवस्थाएं किन कोशिकाओं की विशेषता है, तो आपका आंसर किसमें आएगा? प्रोकैरियोटिक। ज्यादातर हिंदी में भी असीम केंद्रीय बहुत कम लिखते हैं। हिंदी का जो वर्जन निकालते हैं वो भी कोशिश यही करता है, कोई इतना डिटेल में कोई नहीं जाता, वो भी प्रोकैरियोटिक ही लिख देगा हिंदी में। आपको अभी प्राचीन और पुराने पेपर उठा कर देखिएगा, गूगल में मिल जाते हैं। तो असीम केंद्रीय की ना लिखकर प्रोकैरियोटिक हिंदी में प्रोकैरियोटिक लिख देता है। तो अब समझने के लिए आपको आसानी होगी कि प्रो लग गया तो उसके अंदर कौन सी अवस्था मिलेगी? प्रोटोप्लाज्म की। और इसका उल्टा क्या हो गया? यू। यू के अंदर खाली आपके दोनों सेल अलग है, यानी कि क्या मिलेगी? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। सिंपल कंसेप्ट है, कोई रटना नहीं है। एक चीज को याद करो, प्रो का मतलब प्रोटोप्लाज्म, बस वहां पे चला गया, और दूसरे मतलब ही नहीं है, दूसरा उसका अपने उल्टा हो जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आकांक्षा ससीम सेंड्रा कोशिका को के बारे में बताएं फिर से। देखिए आकांक्षा जी, मैंने बोला ससीम केंद्रीय, आपने केंद्रीय के स्पेलिंग थोड़े गलत लिखे हैं, मैं ससीम सेंद्रा लिख दिया आपने, मैं सेंद्रा मैं समझ क्या, केंद्रा जी के से आना चाहिए आपका। तो हाँ नहीं कोई बात नहीं, सॉरी का मतलब नहीं है इसमें, कुछ भी बात नहीं, हो जाता है, गलती हमसे भी होती है। देखिए मैंने बोला अभी वैसे कराऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे असीम और ससीम, तो मैं डिटेल दोबारा दे दूंगा आपको पूरी, ठीक है। अभी सिर्फ माइंड में ये रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर आपको पूरा एक लिक्विड फिलअप होता है, उस लिक्विड को नाम देते हैं हम क्या? प्रोकैरियोटिक। और जब ये एडवांस हो जाएंगी कोशिकाएं तो ये बनेंगे यूकैरियोटिक। इसमें आपका दोनों अलग अलग होगा, ठीक है, न्यूक्लियो भी अलग है और साइटोप्लाज्म अलग है, सिंपल, ठीक है, सिंपल फंडा होगा आपका। डन, बढ़े आगे, कुछ क्वेरीज हैं? कोई व्यक्ति हेलमेट पहन के तो नहीं बैठा हुआ? होता ना कई बार, क्या होता है कि यार पहनना ही है, समझ नहीं, बैठ तो गए क्लास में, थोड़ा कर लेते हैं, ऐसा मत रखना।
नहीं समझ आ रहा, यू इमीडिएट आस्क द क्वेश्चन, क्वेरीज को निकाल लो। और कभी भी ये विश्वास मत करना कि मुझे अगर समझ नहीं आ रहा, मेरे दोस्त को आ रहा होगा, मैं क्लास के बाहर दोस्त से ही पूछ लूंगा, क्या होता वो आपकी वेट में बैठा होकर ये मुझे बताएगा, है ना। इसलिए जो पूछना है डायरेक्ट नंबर मिलाइए, अभी पूछ लीजिएगा। ये मत सोचना मैं बाद में सहेली से दोस्त से पूछ लूंगा तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। ठीक है, क्या पता वो भी आपका सोच रहा हो कि इसको ज्यादा समझ में आ रहा है। हर पर्दा बना होता है ना हम लोगों के बीच में, हम सोचते वो इंटेलिजेंट, हम सोचते वो इंटेलिजेंट है, तो ऐसा मत समझिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ पे इस चीज को समझा। नाउ द पुरकिंजे के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाए, हटा दें, डन। ऑनलाइन में लिख लिया सब लोगों ने। पिंटू गुप्ता जी, मैंने बोला प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर मैं अभी बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। अभी फिलहाल इसको लिख लीजिए, फिर इसको अंतर हम करेंगे, ठीक है अमितेश जी, यस ठीक, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रहेगा जी, किनके बीच में? हाँ अभी आ रहा है, डिफरेंस आ रहा हूँ, चल पड़ा रास्ते में है, ठीक है। बस उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा, पिंटू है, उनको यही बता रहा कि अभी मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, चिंता ना करो, इसके बाद डिफरेंस ही चलेगा, ठीक है, चिंता ना करो, इसके बाद डिफरेंस पे आएंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, वो है शेल्डन एंड श्वान। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में रहा है। शेल्डन एवं श्वान ये दो व्यक्ति हैं, तो दे प्रपोज सेल थ्योरी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया और दे आल्सो गॉट नोबेल प्राइज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। अब ये मत पूछने कौन से साल में मिला, हाँ ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, कोई साइंस में ईयर नहीं है कंसेप्ट। तो क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट है कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज की, या हु गिव्स द सेल थ्योरी कंसेप्ट। तो इट वाज गिवन बाय द शेल्डन श्वान एंड दे गॉट द नोबेल प्राइज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, इनको मिला। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी, ठीक है, राइट। इसके बाद टी बोवरी, he was associated with the discovery of सेंट्रोसोम, यानी कोशिका में तारकाय की खोज। तारकाय एक तरह का स्ट्रक्चर है इसके अंदर, उसकी खोज की थी इस व्यक्ति ने। ठीक है जी, क्लियर। सो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये, आसान है ये भी, तो ये भी इसके साथ जुड़ेगा। देन एक और व्यक्ति हंसले, हाँ हंसले सही है, स्टेट्स दैट प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो इसने कहा जो जैव द्रव्य है जीवन का भौतिक आधार, ठीक है, तो जीवन का भौतिक आधार जो है वो प्रोटोप्लाज्म है। ये हक्सले की तरफ से स्टेटमेंट था, ओके। फिजिकल बेसिस का मतलब हो गया भौतिक आधार, क्योंकि आपको मालूम है प्रोटोप्लाज्म जो होता है इज अ काइंड ऑफ अ फ्लूइड, एक तरल पदार्थ है जो कि सेल के अंदर अवेलेबल है। टी बोवरी, बोवरी जी, थियोडर बोवरी करके बंदा है ये। तो इसने कहा कि फिजिकल बेसिस, क्योंकि जो फ्लूइड होता है उसके अंदर, तरल पदार्थ के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये अगर अलाइव है तो व्यक्ति जीवित है, क्योंकि कोशिकाओं को भी क्या होगा, भोजन चाहिए, इनको भी लाइफ बितानी है।
तो ये सब उसके अंदर कोशिकाएं इसको यूज करती है इस फ्लूइड को, और एक सेल दूसरे सेल्स के बीच में आपस में समन्वय बनाती है, कोऑर्डिनेशन भी करती है। ये लिक्विड्स जो है प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऐसे बहुत से केमिकल्स हैं, बहुत से एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, ये सब इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक। और हम लोग भी अलाइव हैं क्योंकि हमारी कोशिकाओं में क्या है, कोशिका द्रव्य। और अगर ये कोशिका द्रव्य खत्म हो जाता है, सूख जाता है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। कोई डेड बॉडी जो होती है उसके अंदर कोई फ्लूइड नहीं निकलता, क्योंकि सब जो है क्लॉट हो जाता है, ब्लड भी क्लॉट हो जाता है उसका, सब चीजें है ना। किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो, और आपने देखा हो, तब तक बेचारा चिपका रहता है अगर तगड़ा झटका हो, जब तक उसकी अंदर का जो कोशिका द्रव्य या सेल का या ब्लड जो है खत्म नहीं हो जाता। जब हो जाएगा तो फिर झटके से खा के अलग से हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी, क्यों हम अलाइव हैं, क्योंकि हमारी कोशिकाओं के अंदर लिक्विड की फ्लूइडिटी बना रखी है, तरलता बनी हुई है। और अगर ये कम होता जाए तो क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और सेल अगर खत्म हो गई तो व्यक्ति मर गया। क्यों हमने बोला क्या, सेल क्या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, अगर सेल ही खत्म हो जाएंगी तो नेचुरली व्यक्ति खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसने क्या बोला, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, प्रोटोप्लाज्म को। तो क्योंकि प्रोटोप्लाज्म बाद में बनता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, समझ के बात को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर हमने इस पॉइंट्स को खत्म किया, यानी ये वो पॉइंट्स है जो कि अक्सर एग्जामिनर पकड़ता है, क्वेश्चन निकालता है, इसमें से इंपॉर्टेंट है, ये फेवरेट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर। मटेरियल तो बहुत सारा होता है, लेकिन आपको सिलेक्टेड पॉइंट में करना है, क्योंकि इतना सारा लोड उठा लोगे तो मार्केट में बुक्स बहुत सारी पड़ी हुई हैं, देखने में वहां से भी देखा जाता है, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा आता है, कौन सा उसके फेवरेट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर कंसेप्ट सबको, डन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अब हम बात करेंगे कि कोशिकाओं के जो टाइप्स हैं, क्योंकि जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो जीवन की उत्पत्ति ऐसी नहीं थी जैसे कि आज के समय में होती है। जैसे आज इतना सुचारू रूप से जीवन चल रहा है, सुव्यवस्थित है, तो जब धरती पर जीवन शुरू हुआ तो धरती की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी, धरती के ऊपर जो गैसेस थी वायुमंडल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग नेचर ने जो सेल उसको सबसे पहले डेवलप किया, ठीक है। तो वो सेल अलग प्रकार की थी, समझ गए बात को। तो जैसे आपने देखा, इफ यू वांट टू डू अ बिजनेस यू विल स्टार्ट विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वी थिंक दैट देयर इज अ लिटिल बिट ए रिस्क फैक्टर, कहीं नुकसान ना हो जाए, घाटा ना पड़ जाए। और जब वो काम अच्छा चलने रहता है फिर हम और इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर। उसी तरह से नेचर ने जब जीवन पे शुरुआत की धरती पे, तो उसे जो कोशिका बनाई, वो कोशिका बहुत ही सरल प्रवृत्ति की थी, बहुत ही सिंपल नेचर था उनका। और जब उन सेल्स ने अपने कोऑर्डिनेशन करना शुरू किया, अपने वातावरण के साथ एडेप्टेशन आ गया, तो ग्रेजुअली यही सेल्स डेवलप होगी मोर एडवांस फॉर्म में, ठीक है। और जो प्राचीन कोशिका है वो भी आज प्रेजेंट है, और जो एडवांस फॉर्म है वो भी आज प्रेजेंट है, और दोनों ही तरह की सेल्स आपको विद्यमान मिलती है धरती के ऊपर। तो अब हम उन सेल्स को डिस्कस करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, अगर हम इवोल्यूशन वाले सरल शब्दों में समझे, ठीक है, इवोल्यूशन के आधार पे हम कोशिकाओं को दो भागों में बांटते हैं। वन इज प्रोकैरियोटिक विच इज कॉल्ड असीम केंद्रीय, एंड अदर इज यूकैरियोटिक ससीम केंद्रीय, ठीक है। सो ब्रॉडली there are two kinds of cell, ठीक है। ओके, तो बेसिकली वी हैव टू काइंड्स ऑफ सेल, वन इज अ प्रोकैरियोटिक, अदर इज यूकैरियोटिक। तो जब धरती पे जीवन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले सेल विकसित हुई थी वो थी प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स प्राचीन, ठीक है। तो हम देखें ये जो कोशिकाएं हैं ये प्राचीन तथा सरल, यानी these are ancient and simple in nature, ठीक। जबकि ये जो कोशिकाएं होती हैं ये आधुनिक, बस एवं जटिल, तो these are modern and complex. Now you see, पहला जो कॉमन डिफरेंस है कि एक तो प्राचीन है और दूसरी मॉडर्न है, एक सरल है दूसरी जटिल है, कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। ये जैसे कॉमन डिफरेंस, पहला डिफरेंस रहेगा।
उसके बाद दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके एग्जांपल्स पहले आप माइंड में सेट कर लो। जो एग्जांपल्स, कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल ही जाता है एग्जांपल्स के बारे में। बैक्टीरिया इसमें आएंगे, नीले हरे शैवाल, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ओके, तो नीले हरे शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी इसी के एग्जांपल्स में है। और इसी को हम साइनोबैक्टीरिया, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि नीले हरे शैवाल का दूसरा नाम क्या है, तो दिस इज कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो दीज आर द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनिज्म हु हैव अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित कौन से जीव में असीम केंद्रीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, या निम्नलिखित कौन सा जीव असीम केंद्रीय कोशिका युक्त है। ठीक है, तो कौन से होंगे? जीवाणु, नीले हरे शैवाल, दीज आर बेस्ट एग्जांपल है जिसमें ही मिलेंगे आपको। डन, क्लियर है ये? उसके बाद इनके नाम में डिफरेंस रखिएगा। बैक्टीरिया आप सब जानते हैं, ये अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, लाभदायक भी होते हैं और नुकसानदायक। हजारों साल पहले बैक्टीरिया थे, वो बैक्टीरिया आज भी है कि नहीं? खत्म थोड़ी हुई, बैक्टीरिया आज भी हैं। जो धरती में जीवन शुरू हुआ तो भी बैक्टीरिया थे, वो बैक्टीरिया आज भी हैं। तो जबकि ये जो नीले हरे शैवाल होते हैं, दे मेंटेन्स अ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये जमीन की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, जैसे राइजोबियम। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया, मतलब कुल मिलाकर ये एग्जांपल माइंड में रखिएगा। जबकि इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जी, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके नाम भी रखिएगा। तो बहुत बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका किस प्रकार की कोशिकाएं है, तो ये यूकैरियोटिक। ठीक है, प्लांट सेल कैसी हैं, तो यूकैरियोटिक। ये बेस्ट एग्जांपल है इनके। अब आप इनको डायग्रामेटिक वे में समझिएगा। देखो, अभी हमने एक डायग्राम पहले भी आपको दिखाई दिया, बैक्टीरिया का डायग्राम है, बहुत सिंपल डायग्राम। नाउ दिस इज सेल वॉल, ये कोशिका भित्ति है। ठीक है, क्लियर? तो कोशिका भित्ति है। अब इसी कोशिका भित्ति के कारण कई जगह बैक्टीरिया को प्लांट में भी डाला गया, लेकिन प्लांट कौन से? लोअर कैटेगरी के प्लांट्स में डाला गया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत से पेचीदा टाइप। अगर क्वेश्चन दिया गया कोशिका पूछी जाए, तब आपका आंसर प्रोकैरियोटिक जाएगा। लेकिन वैसे पूछा जाए ये क्या है, तो ये प्लांट के अंदर डाला गया। लॉजिकल कंसेप्ट क्या है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, और आपको मालूम है जिनमें सेल वॉल होती है द प्लांट। और सेल वॉल से फिर से थोड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं। बाकी जगह सेल वॉल जो मिलती है वो मिलती है सेलुलोज की, ये सेलुलोज की नहीं है। इट इज नॉट अ ट्रू प्लांट। फिर से कुछ, ये थोड़ा गहराई पे क्वेश्चन निकलता है। इट इज नॉट अ ट्रू प्लांट, ये सत्य पौधे नहीं है। दे बिलोंग्स टू लोअर कैटेगरी प्लांट। थैलोफाइट्स एक प्रकार का आगे चल के हम पढ़ेंगे, उसमें से बिलोंग करेगा ये। ठीक है, और इसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना हुआ नहीं है। इसका जो सेल वॉल है, वैसे बैक्टीरिया चेंज होगा, बट जनरलाइज वे में बात करें तो ये पेप्टिडोग्लाइकिन, मुरमुरिक एसिड जैसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ये थोड़ा सा डेप्थ वाइज क्वेश्चन है, लेकिन कुछ वेरिएशन मिलता है कुछ बैक्टीरिया में, उनके सेल वॉल कुछ और अन्य मटेरियल की होती है, क्योंकि सारे डिस्कस नहीं हो पाएंगे। एक जनरलाइज व्यू में समझें, इनका जो सेल वॉल है वो किसका बना है? पेप्टिडोग्लाइकिन एंड मुरमुरिक एसिड जैसे केमिकल्स होते हैं इनकी सेल वॉल में, सेलुलोज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद अगेन इसके अंदर लिक्विड था, क्या नाम था लिक्विड का? वेरी गुड, बहुत हल्की सी आवाज आई, प्रोटोप्लाज्म की है। बाकी लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। दूसरा मैंने आपसे डिस्कस किया कि इसके अंदर संरचना होती, गोलाकार संरचना, इसको हम सर्कुलर डीएनए कहते हैं। आगे जब सेकंड पेपर आपका होता है साइंस एंड टेक का, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का भी कुछ पार्ट होता है, उसके अंदर इसके बारे में बात होती है। बैक्टीरिया के अंदर का इसका काफी बड़ा रोल होता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी कुछ मेडिसिन विकसित करने के लिए इसका रोल प्ले होता है। तो इसका ये जो सर्कुलर डीएनए है, ये इसका प्लाज्मिड्स
के नाम से जाना जाता है। तो कई जगह इसका यूजेस होगा, लेकिन वो जब सेकंड आपका होगा उसके अंदर होगा डिस्कस चीजें। तो अब आप देखें जो सर्कुलर, इसका जो डीएनए है उसका आकार कैसा है, गोलाकार, वृत्तीय गोला होता शेप है किसकी, डीएनए या क्रोमोसोम की, राइट। जबकि इस केस में आप देखो, ये अगर सपोज ये यूकैरियोटिक सेल है और मैंने जंतु कोशिका बनाई है, दिस इज अ एनिमल सेल, ठीक है। अब इसमें ये न्यूक्लियस है और ये लिक्विड प्रेजेंट है, और आपको मालूम दिस लिक्विड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। इसके अंदर जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम, यानी धागे नुमा गुणसूत्र। अब आप देखें एक और डिफरेंस आपके सामने है। अब गुणसूत्र में डिफरेंस हो गया। बहुत बार सिंपल क्वेश्चन कि सर्कुलर डीएनए किन कोशिकाओं में पाया जाएगा, या बैक्टीरिया में किस प्रकार का डीएनए होता है या क्रोमोसोम होता है, कैसा होगा, गोलाकार, और इसमें कैसा होगा, धागेनुमा। यानी जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनका जो क्रोमोसोम्स है वो धागेनुमा होगा, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल सेल हो, तो इनमें धागेनुमा गुणसूत्र की प्रेजेंस है। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं, फास्ट तो नहीं चल रहे, क्लैरिटी है सबको। अच्छा, कई बार क्या होता है जैसे वो खत्म हो गया, सर आप फास्ट से थोड़ा चीजें समझ नहीं है, कुछ ऐसे भी अपना देंगे हमें, इससे पूछ रहा हूँ, क्लैरिटी है, आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बिंदास होके पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, रिजल्ट बेटर आएगा आपका। स्ट्रेस लेके पढ़ोगे गड़बड़ होगी। हर सब्जेक्ट का पढ़ने का तरीका है, स्ट्रेस मत लो किसी सब्जेक्ट के अंदर भी। एंजॉय करके पढ़ोगे तो आप देखा कम समय में ज्यादा आप गेन करोगे, और स्ट्रेसफुली पढ़ोगे, चाहे आपका फेवरेट विषय भी हो, तो वो भी आपको बहुत टाइम, जो 2 घंटे में टॉपिक आपको क्लियर होना वो 4 घंटे ले लेगा आपसे। तो इसलिए कूल माइंड रहो, रिजल्ट कूल जितने रहोगे बहुत जिंदगी बिंदास निकलती है। सो इतना क्लियर। अब यहाँ पर आप चीजों को देखो, यहाँ पर हमने देखा कि ये डिफरेंस आया। अब देखो हमने क्या कहा, ये सरल और कोशिकाएं हैं। अब नेचर ने इसको इतना सरल बनाया है कि इसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई ऑर्गेनेलिस नहीं है, सिर्फ इसके अंदर क्या है, आपका क्रोमोसोम्स, ठीक है, राइट। यानी इसमें सभी कोशिकांग एब्सेंट हैं, इन कोशिकाओं में सभी कोशिकांग एब्सेंट हैं, गॉट इट। एंड ओनली ribosomes of 70 Sedberg साइज जो है वो प्रेजेंट होगा। तो इंग्लिश वाले समझ सकते हैं कि ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस एब्सेंट एक्सेप्ट द राइबोसोम whose size is 70s as for Sedberg। यानी इसमें सभी कोशिकांग एब्सेंट है, लेकिन सिर्फ क्या प्रेजेंट है, आपका क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। हाँ जी, हाँ हाँ, इंग्लिश वाला रिपीट करो, मैं प्लीज राइट डाउन, इंग्लिश वाला लिख लीजिए। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, all the membrane bound, all the membrane bound, membrane, membrane bound cell organelles are absent except ribosome whose size is 70s, S for Sedberg। राइबोसोम whose size is 70s। तो हिंदी वाले भी लिख लो कि इन कोशिकाओं में सभी कोशिकांग, इन कोशिकाओं में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग एब्सेंट होते हैं। अपवाद में राइबोसोम जिसका साइज 70 एस फॉर सेडबर्ग का होता है। हिंदी वाले लिख लीजिए, लिख लिया, हिंदी वालों में लिख लिया सब लोगों ने, जिसका साइज 70 ये एस
एस यानी सेडबर्ग। इन कोशिकाओं में, असीम केंद्रीय कोशिकाओं में सभी, असीम केंद्रीय कोशिकाओं में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। अपवाद में क्या मिलेगा? राइबोसोम, जिसका साइज कितना है? 70। बस ये थोड़ा माइंड में। अब कंसेप्ट को समझो क्यों है इसमें। देखो, हमने बोला कि ये जो कोशिकाएं हैं बहुत सरल प्रकार की थी, तो नेचर ने सिर्फ इसके अंदर क्या बनाया, यानी सभी कुछ गायब कर दिया। जो हमने बोला झिल्ली युक्त कोशिकाओं का मतलब क्या है, ना तो वहां पे गोल्जी बॉडीज होगा, जो आपने कभी सुना होगा आपने, गोल्जी बॉडीज नहीं है, ना ही वैक्यूल्स हैं, ना ही लाइसोसोम्स हैं। सुने हैं ये नाम? कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ एब्सेंट है। लेकिन क्या बनाया नेचर ने? एक सिर्फ राइबोसोम दे रखा है और जो क्रोमोसोम्स है वो प्रेजेंट है। अब क्रोमोसोम तो प्रेजेंट होगा ही, क्योंकि आपको मालूम है जैसे माता पिता से बच्चों में गुण कौन लेके आता है? कौन लाता है? क्रोमोसोम, गुणसूत्र लाता है। ठीक है, हजारों सालों से ये है। इसका मतलब ये भी प्रजनन करते, जैसे गधे का बच्चा गधा, इंसान का बच्चा इंसान बनता है, तो जीवाणु का बच्चा कौन होगा? यानी हजारों सालों से है, यानी ये भी क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस। ठीक है, और रिप्रोड्यूस करने के लिए इनको अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? गुणसूत्र चाहिए। तो नेचर ने इसके अंदर कुछ नहीं बनाया, क्या दिया? खाली गुणसूत्र दिया है। और गुणसूत्र से ये, ताकि ये भी आगे अपनी जनरेशन को बढ़ाते रहे। तो पहला तो लॉजिकल चीज को कि गुणसूत्र ही क्यों रखा, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी ये भी प्रेजेंट करते हैं। क्लियर है चीज? दूसरी बात, गुणसूत्र जो होते हैं, ऑफ कोर्स डीएनए, डीएनए मींस डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये। तो प्रोटीन कहां बनती है? पढ़ा होगा आपने, किसमें बनती है? राइबोसोम्स में। तो अब प्रोटीन बन पाए सुचारू रूप से, तो नेचर ने क्या बना दिया? सब कुछ एब्सेंट रखा, लेकिन क्या रखा इसमें? राइबोसोम। लॉजिकली चीज को रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझोगे, जीवन में कभी गलती नहीं करोगे। तो राइबोसोम ही क्यों बनाया? क्योंकि भाई प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाना है इसको, डीएनए बनेगा, और डीएनए बनेगा तभी संतति इसके आगे बढ़ेगी। तो नेचर ने सब एब्सेंट रखा, लेकिन राइबोसोम बना दिया। दूसरी बात, राइबोसोम का साइज में छोटा है, इसको एस फॉर सेडबर्ग बोला हमने। जैसे मान के चलें ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग अगर आपको दिखाई दे रही है ना, और जहां पे बिल्डिंग अगर ना दिखाई दे रही हो तो उसे क्लासरूम दिखाई देंगे आपको। यहां बैक्टीरिया आप देख ही नहीं सकते खुली आंखों से, तो क्या उसके अंदर का कोशिकांग दिखाई देगा? हमें नहीं दिखाई देगा। तो ऐसी यूनिट जो कि नहीं दिखाई देती, सूक्ष्म होती हैं, उसके लिए हम स्पेशल यूनिट्स का यूज करते हैं, जैसे सेडबर्ग, माइक्रोन, मिली माइक्रोन, सुने नाम आपने? यानी जो चीजें नहीं दिखाई देती, जो दिखाई दे उसको हम सेंटीमीटर मिलीमीटर में नाप लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखाई देगी किस में नापेंगे उसको? मिली माइक्रोन, सेडबर्ग वगैरह, ये यूनिट्स हैं। तो इसलिए हमने बोला इसका जो साइज है वो 70 सेडबर्ग साइज का होगा, यानी कि न्यूनतम इकाई है ये। समझ आया? क्लियर है? अब यहां पे आपको दो चीजें समझ में आ गई, एक तो क्या है क्रोमोसोम क्यों है, और दूसरा राइबोसोम प्रेजेंस है। जबकि उन कोशिकाओं में क्या होगा? उन कोशिकाओं में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग, इसका उल्टा है। तो सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रेजेंट हैं, तथा राइबोसोम का साइज 80 सेडबर्ग। नाउ यू सी कि यहां पर ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड, इंग्लिश वाले लिख लीजिए, ऑल द membrane bound, all the membrane bound cell organelles are present. Cell organelles, ORGANELLES, organelles. All the membrane bound cell organelles are present, right? And the size of ribosome is 80 सेडबर्ग। तो इसका मतलब जब हमने बोला सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग, इसका मतलब यहां पे गोल्जी बॉडीज भी प्रेजेंट है, राइट?
राइबोसोम तो हमने बता ही दिया, वो भी प्रेजेंट है, लाइसोसोम भी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा, यानी सभी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स। क्या बोला था हमने इसको, कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स है, जटिल कोशिका, तो इसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको। और राइबोसोम का साइज भी बढ़ गया 80, क्योंकि यहां पर खाली एक से नहीं है इसके, क्योंकि इसका डीएनए जो है काफी ज्यादा विस्तृत होगा बनने के लिए, तो इससे राइबोसोम का साइज भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर से क्या होगा, मल्टी सेलुलरिटी भी हो जाती है, जबकि ये हमेशा क्या रहेगा, यूनिसेलुलर। समझ के बात को, तो कंसेप्ट को लॉजिकली समझिएगा। क्लियर? आकांक्षा सिंह 70S वाला सेंटेंस पूरा कीजिए हिंदी में। मैंने आकांक्षा जी, मैंने बोला था कि इन कोशिकाओं में, यानी असीम केंद्रीय कोशिकाओं में सभी कोशिकांग एब्सेंट होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग एब्सेंट है, सिर्फ राइबोसोम मिलेगा आपको, वो भी 70 सेडबर्ग का, 70S का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब फिर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि 70 सेडबर्ग राइबोसोम किन कोशिकाओं की विशेषता है, किसे मिलेगा, किसे मिलेगा, प्रोकैरियोटिक। या 80 सेडबर्ग राइबोसोम किन सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक। या निम्नलिखित किन कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज पाए जाते हैं, किसमें मिलेंगे, यूकैरियोटिक, और बाकियों में सब में एब्सेंट है। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो राइबोसोम सिर्फ प्रेजेंट है, बाकी चीजें एब्सेंट मिलेगी। डन? क्लियर है? इसके बाद एक और पॉइंट हम बढ़ते हैं आगे। इसमें हम एक चीज को और समझिएगा, तो क्वेश्चन एक और इसमें चलेगा। अब आप देखो कि इसके अंदर सिर्फ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, गॉट इट? तो यहां पर गुणसूत्र मुक्त रूप से प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है तथा किसी आवरण द्वारा ढका हुआ नहीं होता। इस अवस्था को नग्न डीएनए, नेकेड डीएनए और न्यूक्लियोइड क्या हुआ अवस्था कहते हैं। दैट इज न्यूक्लियोइड कंडीशन। अब इंग्लिश वाले एक बार लिख लीजिए, इंग्लिश वाले लिख लीजिए, इसमें आप इंग्लिश में लिख लीजिए। इन द प्रोकैरियोटिक सेल, इन द प्रोकैरियोटिक सेल, circular shaped DNA, circular shaped DNA openly suspended in protoplasm, openly suspended in protoplasm and not enclosed by, not enclosed, ENCLOSED, enclosed by, ठीक है, या कवर्ड भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है। ठीक है, enclosed और covered by any layer, by any layer. Such condition is known as, such condition is known as nucleoid condition. Such condition is known as nucleoid condition और naked DNA condition. ठीक है, तो ऐसी अवस्था को न्यूक्लियोइड कंडीशन लिखा हुआ है, न्यूक्लियोइड कंडीशन या नेकेड डीएनए कंडीशन कहेंगे। तो अब आप देखो यहां पर सिर्फ क्रोमोसोम प्रेजेंट है और इसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं है। तो जब आवरण ही नहीं है तो यह ओपनली प्रेजेंट है, इस लिक्विड प्रोटोप्लाज्म के डायरेक्ट संपर्क में है, तो इस अवस्था को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड कंडीशन या नेकेड डीएनए कंडीशन। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेकेड डीएनए या न्यूक्लियोइड कंडीशन किन कोशिकाओं में पाई जाती है, किसे मिलेगा, प्रोकैरियोटिक।
किसमें मिलेगी ये? प्रोकैरियोटिक, क्योंकि हमने बोला ये सिर्फ जो कोशिका सबसे पहले आई वो कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक। तो नेचर ने सिर्फ इसके अंदर डीएनए बना दिया, वो भी क्यों बनाया हमने आपको समझा दिया, ठीक है, ताकि इनकी संतति आगे बढ़े। और ये किसी भी परत से ढका हुआ नहीं होगा, क्योंकि डेवलप ही नहीं न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है, बाकी न्यूक्लियस नहीं है। जबकि इन कोशिका में देखो आप, ये पूरा एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम। यानी ये जो साइटोप्लाज्म है, इससे क्रोमोसोम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? यहां पे आप देखिए, ये क्रोमोसोम अंदर है धागेनुमा, वो भी किसके अंदर है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर, ओपन इस लिक्विड के कांटेक्ट में नहीं है। तो इसका मतलब कि यहां पर ये मोर एडवांस फॉर्म है। तो यहां पे गुणसूत्र, केंद्रक झिल्ली से ढके होते हैं, तथा विकसित केंद्रक तो क्या हुआ? इन कोशिकाओं में न्यूक्लियोइड कंडीशन एब्सेंट। ठीक है, तो इन कोशिकाओं में क्या हुआ? न्यूक्लियर कंडीशन प्रेजेंट होगी, एब्सेंट होगी? क्या होगी इनमें? तो न्यूक्लियर कंडीशन इनमें एब्सेंट है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लें इसको। भाई ऐसा ना करो, पहले मैं हिंदी वालों को ध्यान रखता हूं, ठीक है? दिख नहीं रहा है राइटिंग? दिख क्लैरिटी है सबको राइटिंग में? मैं डिक्टेट कर देता हूं, बोलो। चलो लिखो जल्दी, पहले इंग्लिश वाले लिख ले, पहले इंग्लिश वाले लिख लो। सो इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, in the case of eukaryotic cell, chromosome is enclosed या covered, कुछ भी लिख लो, enclosed और covered by nuclear membrane, by nuclear membrane. So nuclear condition is absent, nuclear condition is या naked DNA condition is absent in eukaryotic cell, and a well developed nucleus is present, a well developed nucleus is present. So हाँ जी, पूछना है? न्यूक्लियर कंडीशन और नेकेड डीएनए कंडीशन इज एब्सेंट, ठीक है, एंड अ वेल डेवलप न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, अ वेल डेवलप न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो ये आपके पास कॉमन डिफरेंसेस हैं जिसको आपने लिखना है, समझना है चीजों को, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है जी सबको? और एक पॉइंट वैसे आया नहीं काफी टाइम से एग्जाम में, चाहो तो एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड कर लो, ठीक है? एक पॉइंट ऐड करना चाहो तो लिख लिया सब लोगों ने? हटा दूं? वैसे क्वेश्चन आए नहीं, थोड़ा माइंड में डालना चाहो तो। इसमें मीजोसोम्स पाई जाती हैं, ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर, और ये कोशिका झिल्ली भी बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो नॉर्मली ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, तो यहां पर मीजोसोम स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, और मीजोसोम स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे हेल्प इन द रेस्पिरेशन एज वेल एज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो आप इंग्लिश वाले लिखना चाहें तो इसको लिख लें कि मीजोसोम, हिंदी में मीजोसोम्स रहेगा ये, तो मीजोसोम स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट,
मेसोसोम स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। मेसोसोम हिंदी में मेसोसोम ही कहेंगे। तो मेसोसोम ये इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी अंदर की ओर, तो ये इसमें श्वसन संबंधित कार्य करेंगे। श्वसन समझते हैं? हाँ, तो मेसोसोम स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट which help in respiration and help in cell membrane formation। तो ये इसके काम है। जबकि यहां पर मेसोसोम की जगह पर help in cell membrane formation, इंग्लिश में mesosome structures are present which help in respiration and cell membrane formation। जबकि मेसोसोम के स्थान पर माइटोकॉन्ड्रियास पाए जाते हैं। तो इन द यूकैरियोट्स, इंग्लिश में लिख लें, इन द यूकैरियोट्स instead of mesosomes mitochondria are present। in the case of eukaryotes instead of mesosomes mitochondria are present which help in respiration, जो कि किस में काम करेगा? रेस्पिरेशन में। सो दिस इज अ डिफरेंस। अब ये क्वेश्चन वैसे काफी टाइम से आया नहीं है, तो उम्मीद तो नहीं है, फिर भी एक माइंड में लिखवा दिया आपको। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, न्यूक्लियर कंडीशन के ऊपर बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, न्यूक्लियर कंडीशन या नेकेड डीएनए किन कोशिकाओं की व्यवस्था है ये। दूसरा, राइबोसोम 70 और 80 पे डिफरेंस बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तीसरा, एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन से हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन एग्जामिनर, और चौथा जो लास्ट आता है वो है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि किन कोशिकाओं में प्रेजेंट, किसमें एब्सेंट, या कोशिकाओं का नाम पूछ लेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज ऐसा करके किन कोशिकाओं में पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती। तो डिपेंड करता है, वो नाम लिख के पूछ ले, या सिंपल क्वेश्चन के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल किसमें प्रेजेंट, किसमें एब्सेंट। ये चारों जो डिफरेंस लिखवाए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर ध्यान देना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफी काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस क्लियर किया। तो बहुत से अभी आप कह रहे थे डिफरेंस क्या है, तो हमने बता दिया। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। एनी क्वेरीज? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब किसमें कितना होगा? मीटर में? सर कोशिका नहीं सर, इतनी कैलकुलेशन वो कहां करेगा। कोशिका के अंदर है। मीटर हम कब लेते हैं? जो चीज हमें दिखाई दे रही है। सेल हमें दिखती नहीं है। कोशिका देखी कभी हमने? जो कोशिका दिखेगी नहीं तो उसके अंदर का पार्ट कैसे दिखेगा? तो ऐसी जगह पे ही हम इनको यूज करते हैं। मीटर वीटर का कोई कहानी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। डोंट वरी, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेरीज है? आगे बढ़े। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा इसके बाद इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिस। बस होल्ड ऑन। इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिस, यहां पर हम विस्तार पूर्वक ये जो कोशिकांग हैं इनकी कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे, और जो एग्जाम में बहुत बार आई हैं, ठीक है। अभी आप जैसे हम करेंगे साथ साथ चीजों को समझ में आने लगेगा। ये क्वेश्चन आपको आए हुए मिलेंगे, जिन लोगों ने पहले कोई एग्जाम्स वगैरह दिए होंगे या कुछ तैयारी वारी सेल्फ स्टडी से भी करी होगी। तो जो अब हम करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन रिलेट होने लग जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिस की। हटा दें ऑनलाइन सब लोगों को कुछ क्वेरीज? सर यूकैरियोटिक का लास्ट 3 पॉइंट्स रिपीट कर दीजिए। कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आदित्य शर्मा। देखिए आदित्य जी, मैंने बोला कि कवर्ड बाय न्यूक्लियर, मैंने बोला था कि इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, हम ये कह सकते हैं, और नेकेड डीएनए या न्यूक्लियर कंडीशन प्रेजेंट। तो नेकेड डीएनए न्यूक्लियर कंडीशन कब मिलती है? व्हेन द क्रोमोसोम इज नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी लेयर, तब हम बोलेंगे इसको, राइट। और जबकि इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल
अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यू सी, ये देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट और उसके अंदर क्रोमोसोम है, तो ये मोर एडवांस फॉर्म है, राइट और यहां पर ये अल्प विकसित फॉर्म है कोशिकाओं की, तो ये डिफरेंस है इसका। ठीक है आदित्य जी? हाँ, मतलब आप छोड़ोगे नहीं उसको। हाँ, तो ये मैक्रोन या मिली मैक्रोन में जाता है तो उसको वैसे आता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, आपने ढूंढ लिया, बहुत अच्छी बात है, गूगल में तो हर गूगल बाबा सब कुछ बताएगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये रहता नहीं है, अधिकतर सिर्फ शेड वर्क या मिली मैक्रोन वाली कहानी आती है, मैक्रो मीटर वीटर को नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सभी कोशिकाओं का आकार बदलता है क्या? पिंटू जी, ऐसा होता है कि जो हमारी एनिमल सेल्स होती हैं इनका आकार जो है ये चेंज होता है, जबकि प्लांट सेल्स होती हैं दे हैव अ फिक्स शेप, प्लांट सेल का जो शेप है वो फिक्स रहेगा और जंतु कोशिका का आकार जो है वो चेंज मिलेगा, जैसा अमीबा है उसका शेप अलग हो जाएगी, आरबीसी का शेप अलग हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का शेप अलग होगा, ये सब जो बदलाव आता है। हाँ है, अमीबा मरता नहीं है, ऐसा क्यों? बढ़े आगे, हो गया, नेक्स्ट पे आ जाइए। इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिस, अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिस, महत्वपूर्ण कोशिकांग, ठीक है, इंपॉर्टेंट कोशिकांग की बात करेंगे जो एग्जाम में कई बार आई हैं क्वेश्चन इससे जुड़े हुए, ठीक है, एक बार इसको समझेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और केंद्रक जो है इसकी खोज आपको बताई थी, किसने की थी? तो इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको इसमें निकलेगा वो है इट इज सर्कुलर शेप, ये सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे मान के चले ये हमारा पास ये कोशिका है एंड दिस इज न्यूक्लियस, तो ये सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर यानी गोलाकार संरचना होती है। इट इज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, क्योंकि कई बार हम याद तो कर लेते हैं लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन निकालता है कि निम्नलिखित कौन सा एक झिल्ली युक्त है, कौन सा दोहरे आवरण युक्त कोशिकांग है, तो झिल्ली ना लिख के आवरण भी लिख सकते हो, तो दोहरा आवरण होता है इसके ऊपर, ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन होगा ये, और इसके जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो थोड़े से छेद होते हैं, ठीक है, तो बाहर की जो परत है उसे छोटे छोटे छेद उसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं, केंद्रक छिद्र, तो उसके द्वारा मटेरियल का एक्सचेंज होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो आउटर लेयर ऐसी होती है उसके अंदर, तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट जाएगा। देन इसमें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, आपको बताया था यहां पे गुणसूत्र, क्रोमोसोम धागे नुमा गुणसूत्र प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। देन इसको ब्रेन ऑफ सेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है, कोशिका का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम सेल्फ रेगुलेटरी यूनिट ऑफ सेल यानी कोशिका की स्वनियंत्रण इकाई, जैसे आपने देखा हमारा जो संघीय ढांचा है उसमें केंद्र है और बाकी राज्य हैं, तो केंद्र जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सभी राज्य हैं उनका लुक आफ्टर करता है,
समझ पा रहे हैं? वैसे ही कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, ये हेड है सेल का, ठीक है, और इसके अंदर कोशिका में जितने भी कोशिकांग होंगे, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, हैं, सेल्फ रेगुलेटरी, SELF, ठीक है, क्लियर? तो सेल्फ रेगुलेटरी यूनिट है, तो सभी कोशिका के जितने भी काम होंगे उनका कंट्रोल या उनका नियंत्रण कौन करेगा? सेल करेगा, ठीक है। कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्लियर? बाकी तो बताया था इसके अंदर क्या मिलते हैं आपको, न्यूक्लियोप्लास्ट मिलता है, तो न्यूक्लियोप्लास्ट में अभी हम उसमें डिटेल नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियोलस, केंद्रिक। तो केंद्रक के अंदर एक और छोटी सी गोलाकार संरचना मिलेगी आपको, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। तो दिस इज अ गोलाकार संरचना जिसको हम केंद्रिक के नाम देते हैं। तो न्यूक्लियोलस, इसकी खोज के लिए फॉन्टिन नाम का व्यक्ति है, फॉन्टिन ने इसकी खोज की थी, राइट? स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। तो छोटी गोलाकार संरचना है ये, छोटी गोलाकार संरचना जो केंद्रक में पाई जाती है, ओके। तो छोटी गोलाकार संरचना जो केंद्रक में पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द न्यूक्लियोलस? तो न्यूक्लियोलस जो है, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ RNA, यानी RNA का निर्माण। तो कोशिका में RNA का निर्माण कहां पर होगा? तो ये न्यूक्लियोलस के साथ जुड़ेगा। RNA स्टैंड्स फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो वो इसके साथ जुड़ेगा। तो न्यूक्लियस के अंदर छोटी सी गोलाकार संरचना है जिसको हमने न्यूक्लियोलस बोला, और इसका काम जो है अलग है। समझ पा रहे हैं? तो न्यूक्लियस से कौन? न्यूक्लियोलस। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन फिर घुमाया जाता है कि RNA का निर्माण करने में कौन पार्टिसिपेट करता है? न्यूक्लियस चॉइस इज न्यूक्लियस चॉइस बी इज न्यूक्लियोलस। तो कौन करेगा? न्यूक्लियोलस करेगा। या न्यूक्लियस के कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? बढ़े आगे। ऑनलाइन, तंत्रिका कोशिका का आकार बदलता नहीं है क्या? देखिए पिंटू जी, तंत्रिका कोशिका जो है हमेशा याद रखना, हमने इसको बोला लॉन्गेस्ट एनिमल सेल बोलते हैं, सबसे लंबी जंतु कोशिका। जहां तक हम इसके स्ट्रक्चर की बात है, स्ट्रक्चर इसका फिक्स है, ठीक है। आपको मालूम है इसमें सेल बॉडी मिलती है और एक लंबा सा धागा जिसको हमने एक्सोन कहा जाता है, उसको वो मिलेगा आपको। ये दो पार्ट इसके अंदर मेन है। बाकी ये लेंथ वाइज चेंज होगा। लेंथ वाइज का मतलब मैंने बोला कुछ तंत्रिकाएं 1 से 1.5 फीट तक लंबी हो जाती हैं। इसका मतलब है कि कुछ तंत्रिकाओं में, क्योंकि ये कोशिका अकेली ऐसी होती है न्यूरॉन की, जो जीवन में कभी विभाजित नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कई बार कि निम्नलिखित की कौन सी कोशिका जीवन भर कभी डिवाइड नहीं होती? तो वो तंत्रिका है, यानी न्यूरॉन है। इसलिए ये लंबाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आकार सेम रहेगा। तो ध्यान रखना आप क्वेश्चन किस सेंस से पूछ रहे हो। आकार पूछ रहे हो तो आकार उसका नॉर्मल जो है बताया सेल बॉडी और एक्सोन वो रहेगा, लेकिन लेंथ का अगर पूछ रहे हो, साइज पूछ रहे हो, तो साइज इसका बदलेगा। तो इससे क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, साइज पूछा जा रहा है या आकार, को दोनों में डिफरेंस होता है। आकार तो शेप हो गया, साइज हो गया अलग। तो आकार जो अगर आप बता रहे हो तो आकार इसका जो है वो सेम रहेगा, लेकिन साइज में चेंज होगा, साइज इसका बदलेगा। तो इसलिए पिंटू गुप्ता जी इसको ध्यान देना, आपका जो आंसर है अगर आकार के लिए है तो आकार इसका नॉर्मल है, आकार सेम रहेगा। आकार में क्या आएगा? सेल बॉडी और एक लंबा धागा जिसमें एक्सोन कहते हैं, ठीक है, वो सेम। दूसरी बात, एक चीज और है,
वो भी थोड़ा बात चल रही है, समझ लीजिए। इनके टाइप्स होते हैं न्यूरॉन का भी, ठीक है। कोई यूनिपोलर होते हैं, कोई बाइपोलर होते हैं, कुछ मल्टीपोलर होते हैं, तो न्यूरॉन के टाइप्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर इनका जो सेल बॉडी है उनका थोड़ा सा शेप चेंज होगा, वो हो सकता है आप उस सेंस से पूछ रहे हो तो, ठीक है। वो टाइप्स अलग अलग है, तो टाइप्स के अकॉर्डिंग, लेकिन आकार इसका सेम रहेगा, ठीक है पिंटू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, बढ़े आगे। कुछ क्वेरीज है किसी को, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पर इसको समझा, इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम, तारकाय। इसकी खोज टी बोवरी ने की, और तारकाय जो है इसका न्यूक्लियस के पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम या तारकाय, इट इज अ डार्क कलर स्पॉट, ठीक है। तो केंद्र के पास भगवान का भजन है भाई, क्या बात है। तो केंद्र के पास काले रंग का धब्बा है ये, हाँ क्या हुआ, तो इट्स अ ब्लैक स्पॉट, राइट, जो कोशिका विभाजन में सपोर्ट करेगा। So dark colored spot, dark colored spot तो डार्क कलर स्पॉट प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस विच हेल्प इन सेल डिवीजन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम भी सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ सिंगल मेम्ब्रेन, यानी एक आवरण युक्त है ये भी, ठीक। तो डार्क कलर स्पॉट प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, एंड डू रिमेंबर इट इज अ ओनली इन एनिमल सेल, ये केवल एनिमल सेल में मिलेगा, और इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ द एनिमल सेल। जंतु कोशिका में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सेंट्रोसोम संरचना केवल पाई जाती है, तो किसे मिलेगी? सिर्फ जंतु कोशिका में मिलेगी, प्लांट सेल में नहीं मिलेगी एक चीज, और ना ही प्रोकैरियोटिक में मिलेगी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में पहले ही मना कर दिया, प्रोकैरियोटिक में कोई भी संरचना नहीं है। तो बुद्धिमानी मत लगाना, के बाद तुक्का लगाने ना पता हो तो हम क्या करते हैं, वो उसमें जानकर एग्जाम में उसको पता है बच्चे का लूप होल क्या है, बच्चा कहाँ कहाँ फंसेगा, तो जानकर वो असीम केंद्रीय कोशिका चॉइस लिख देगा, दूसरी लिखा जंतु कोशिका, तीसरी लिखेगा पादप कोशिका, तो अकल लगा लेना, ये सिर्फ जंतु कोशिका में मिलेगा, प्रोकैरियोट से कोई लेने देना नहीं है, और प्लांट में मतलब ही नहीं इसका, ठीक है। तो केवल यूनिक फीचर है एनिमल और प्लांट सेल का, कि एनिमल सेल में क्या मिलता है आपको? सेंट्रोसोम, और प्लांट सेल में ये एब्सेंट होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इसका काम क्या है? इसका काम है क्या? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। क्योंकि हमने अभी एक चीज को समझा था, व्हेन द लाइफ बिगिंस, तो लाइफ बिगिंस फ्रॉम अ सिंगल सेल, द नेम ऑफ सेल इज कॉल्ड जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बना। लेकिन वही जाइगोट जो है बाद में रिपीटेड कोशिका विभाजन होगा, उसके अंदर लगातार कोशिका विभाजन होगा, और एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगा। स्टेजेस आती हैं गेस्टेशन पीरियड के दौरान, मोरूला स्टेज होती है, ब्लास्टूला स्टेज होती है, गैस्ट्रूला स्टेज होती है, फिर उसके बाद फीटस है। क्या युग्मज, युग्मज बताया था, अच्छा ये पूछा, मतलब कितनी अच्छी हमारी भावनाएं होती हैं कि हमें अभी से असिस्टेंट रखने की आदत बन जाती है,
भविष्य में हमारा क्या कैरियर होगा, हम कहाँ पहुंचेंगे, हम एसडीएम बनेंगे, लेकिन लोग के शौक पहले से पूरे कर लेते हैं। वो उसको बनाता है असिस्टेंट, तू मेरा असिस्टेंट, मैं तेरा असिस्टेंट। क्वेश्चन पूछना, वो कहता तू पूछ ले, वो कहता तू पूछ ले। अरे भाई, जिसकी जरूरत है वो पूछो और सही नंबर मिलाओ, ठीक है। तो इसलिए जिसको भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो स्ट्रेट सीधा पूछें, ठीक है। ये नहीं है तू पूछ के बता दे, वो पूछ के बता दे, क्योंकि आपने पूछा कुछ और, कोई कुछ और पूछ लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप इस चीज को समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्चना सिंह, हाउ सेंट्रोसोम हेल्प इन सेल डिवीजन। देखिए अर्चना जी, अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तब डिस्कस करूंगा इस बात को। फिलहाल इतना समझिएगा कि जब कोशिका विभाजन कुछ टॉपिक हम करेंगे तब इसका हम रोल प्ले करेंगे सेंट्रोसोम का। फिलहाल ये समझिएगा कि जो सेंट्रोसोम होता है, जब ये स्टेजेस होती है तो ये उस दौरान ये लगातार मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होकर एक से अनेक कोशिकाओं में रूपांतरित होगा। जब कोशिका विभाजन होता है तो सेंट्रोसोम में से धागे नुमा संरचना निकलेंगी, जिसको हम स्पिंडल फाइबर्स कहेंगे, और ये आगे जो है केंद्र के जो क्रोमोसोम्स है उनको डिवाइड करने में सपोर्ट करेगा। और अगर आप समझें कि ये ना होता, सेंट्रोसोम ना होता, तो लाइफ सबकी एक ही कोशिका के रूप में रहती, तो ना तो आप उसको देखते ना वो आपको देखता। समझ पा रहे? तो हम एक कोश के रह जाते, लेकिन नेचर ने ऐसा नहीं होने दिया, हम बहुकोश के हुए हैं, और इसलिए हम सबका अस्तित्व है, सामने दिखाई देते एक दूसरे के, तभी सारे पेपर देने पड़ते हैं हम लोगों को। नहीं तो सूक्ष्म रहते तो कहाँ देखना, बैक्टीरिया कौन सा पेपर देना है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जीवों में कोशिका विभाजन किसके द्वारा हुआ, किसके द्वारा हुआ? सेंट्रोसोम, ठीक है। और सेंट्रोसोम के कारण ही सब चीजें मल्टीप्लाई होंगी। आगे हम इस बात को समझेंगे, जब कोशिका विभाजन करेंगे तब इस बात को समझेंगे। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो चीज क्या आती है, क्योंकि यहां पर बच्चा उलझता है। सेंट्रोसोम जो है, इसी के अंदर 1 पेयर सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आ रही आवाज? तो अब आप देखो, सेंट्रोसोम एक संरचना, इसी के अंदर एक जोड़ा सेंट्रियोल, जब यानी कि कोशिका विभाजन होगा तो अब ये सेंट्रियोल का रोल शुरू हो जाएगा। इसी के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, तो हिंदी में भी सेंट्रियोल ही रहेगा, कुछ और नाम मत लगाइएगा, ठीक है। तो सेंट्रोसोम कंटेन्स 1 पेयर या 2 सेंट्रियोल्स। और अब यहां पे एक और कंफ्यूजन करता है एग्जामिनर, वो क्या करेगा, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, दिस इज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर एक पॉइंट जो इनका अटैच होगा, आपने जो हमारे गुणसूत्र होता है, इट्स जस्ट लाइक अ सीजर, जैसे कैंची आपने देखी होगी, कैंची 2 हिस्से खुल जाते हैं, उसके ऊपर एक नट लगा होता है। तो जैसे नट लगा हुआ है, इसके दोनों बाजू के ऊपर ये जो नट लगा होता है, इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। अब ये देखिए कितना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा एग्जामिनर, इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। अब वो 3 चीजें होगी सेंट्रो, अब यहां पे आप उलझोगे, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोमियर। तो क्वेश्चन ले देगा कि गुणसूत्र में कौन सी संरचना पाई जाती है, चॉइस ए इज दिस वन, चॉइस बी इज दिस वन, चॉइस सी इज दिस वन, कौन सा आएगा? तो सेंट्रो इज अ कॉमन वर्ड, क्योंकि हम रट्टा मार लेंगे, लेकिन वहां पे एग्जामिनर को पता है कि कहां आएगा काबू में हमारे, क्योंकि उसका मोटिव क्या है कि ऐसा क्वेश्चन तैयार करूं कि बहुत कम लोग उसे अटेंड करें। और आपका मोटिव क्या होगा, हम सारे क्वेश्चन कर लें। जैसे होता है बॉल, जो बॉलर होता है कोशिश करता है कि ऐसा मैं बॉल फेंकोगे उसको मतलब ना खेल पाए, और आपका ओवर चल रहा है, लास्ट ओवर है, आपको होता है कि आप हर बॉल पे आपको हिट करना है, तो वो क्वेश्चन ऐसे निकालेगा, लेकिन आपको हर बॉल पे हिट करना है, ये मान के चलें। वो बॉलर है और आप बैट्समैन की तरह खेलोगे, और उसके लिए क्या है कि आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे अपने। अब यहां पे आप उलझोगे, इसलिए मैंने पॉइंट आपको पहले बता दिया कि सेंट्रोमियर जो पोजीशन मिलती है, सेंट्रोमियर जो पोजीशन मिलती है वो सारा कहां पे मिलेगी आपको, वो मिलेगी क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम के दोनों बाजुओं के ऊपर। और ये सेंट्रियोल्स आपका अलग है और जो आपका सेंट्रोमियर अलग है। क्लियर है ये पॉइंट? तो यहां पर ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट जाएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स है? समझ आया? सभी को समझ आ गया? चलिए ठीक है, आप थोड़ी देर रुकिए, बात करनी है सबने आपसे, ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।